बांग्लादेश जो हम मानते थे जब तक वहाँ अवामी लीग की सरकार थी और शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी कि हमारा मित्र देश है, अचानक इस एक साल में वो मित्रता कैसे गायब हुई। और अब मैं अभी फिलहाल कड़वाहट कहेंगे, उसको शत्रुता कहना उचित नहीं होगा, लेकिन क्या ये उसी दिशा में बढ़ता जा रहा है। और इस लिहाज से अगर देखें तो ऊपर बैठा चीन पूर्व और पश्चिम में बांग्लादेश और पाकिस्तान को, भारत को परेशान करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। क्या ये कोई ग्रैंड सीन है या हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं इसमें? नहीं, हम ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं सौरभ, क्योंकि ये हमेशा से हम इसको फैक्टर इन करते रहे हैं कि जो एक स्ट्रेटेजिक पर्ल की बात होती थी कि चाइना हमारे चारों तरफ एक घेरा सा बना रहा है, ये उसी घेरे का एक वो है। बट इतना भी आसान नहीं है चाइना के लिए। उसके लिए आपने जो पहला सवाल पूछा था मुझे बहुत अच्छा लगा था कि चाइना का हमसे क्यों ये प्रॉब्लम है। तो पहली बात ये है कि चाइना हमें एज ए कॉम्पिटिशन देखता है। कॉम्पिटिशन फॉर व्हाट? जो प्रोडक्शन के लिए चाइना माना जाता है, ग्लोबल प्रोडक्शन हब माना जाता है, उसमें अगर चाइना को कोई चैलेंज कर सकता है because of the population, because of the education of the population, because of the facilities we have, वो सिर्फ इंडिया है पूरे वर्ल्ड में। अगर कहीं से प्रॉपर चैलेंज आ सकता है तो एक हम उसके कंपटीशन हो गए हैं प्रोडक्शन हब बनने के। जो बहुत सारी कंपनीज, जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज है, चाहे वो आईफोन वाले हों, चाहे वो ये आपके लॉकहीड मार्टिन या वहां से दसों, एवरीबडी वांट्स टू शिफ्ट हियर। तो ये जो शिफ्ट की बात है, चाहे ताइवान में एसएमसी, तो ये उसको लगता है कि अगर हम इंडिया को इंगेज किए रहेंगे, दो तरफ से अगर घाव होते रहेंगे, तो इंडिया की जो ट्रेजेक्टरी है, जो इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। और अगर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने में दिक्कत आएगी। तो पहली प्रॉब्लम तो यह है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि वो इंस्लेवमेंट चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप एक ह्यूज मार्केट है, हमारे पास जो मिडिल क्लास है वो करीब 800 करोड़ के आसपास की है, जो कि मानी जाती है 80 करोड़, जो मानी जाती है कि बहुत बड़ी है। मतलब अगर आप अमेरिका से कंपेयर करें तो उनकी तो टोटल पॉपुलेशन ही 33 करोड़ 34 करोड़ है। तो इस हिसाब से यू आर अ ग्रेट मार्केट। तो अगर आप मार्केट बने रहें चाइनीज गुड्स का, और ये जो आपका ट्रेड है वो इम्बैलेंस्ड रहे कंटिन्यूअसली, और आप इंडिजिनस नहीं बन सकें और आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं हो, तो ये चाइना को सूट करता है। दूसरी, चाइना की सबसे बड़ी बात आज तक जो रही है, डेट डिप्लोमेसी की रही है। और चाइना की ये डेट डिप्लोमेसी आपने हर जगह देखी है, चाहे श्रीलंका में हो, और उसका आप प्ले आउट देखेंगे बांग्लादेश में भी। और यहां पर डेट डिप्लोमेसी से दो काम करता है, ही डज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टीलिंग या इन्फ्लुएंसिंग, चाहे वो ग्वादर पोर्ट हो उधर, या इधर पर वो सेंट मार्टिन के लिए रास्ता बना रहे हैं। श्रीलंका का पोर्ट ले लिया था। हाँ, श्रीलंका का हम्बनटोटा ले लिया था। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये उसके योजनाबद्ध तरीके का पार्ट है। नहीं, बट जो आपने कहा, ये क्या हमें एनसर्कल करता जा रहा है? लेकिन ये क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा कि ये और जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनको ये सूट नहीं करता है। इंडो पैसिफिक जो हमारा है, जहां पर हमारा बहुत बड़ा एक कनेक्ट है, उसको कोई भी वेस्टर्न पावर ये होने नहीं देगी। नहीं तो अदरवाइज अमेरिका के डिक्लेयर्ड डॉक्ट्रिन में चाइना इज नंबर 1 एडवर्सरी, डिक्लेयर्ड। Whatever relationship they have, but it is declared in their strategic papers. So they have to contain China because उनका जो मेन राइवल है वो चाइना है। सर, एक शब्द मैं इस्तेमाल करूं, हेजिंग। मुझे बड़ी देर में इस शब्द का मतलब पता लगा। हेज फंड होते हैं, आप कभी पढ़िएगा जाकर के। हेज फंड क्या होता है? जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो कई बार होता है कि भाई वो पैसा कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है मार्केट के हिसाब से। लेकिन जो लोग बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कोई रिस्क नहीं ले सकते, उनको अपवर्ड ही चाहिए, उनको कभी ऊपर कभी नीचे को सूट नहीं करता, तो वो हेज फंड मैनेजर के पास जाते हैं। हेज फंड मैनेजर क्या करेगा? अगर वो कुछ एक एक्स डायरेक्शन में कुछ पैसा लगाया तो उस कुछ पैसा उसके बिल्कुल ऑपोजिट, जो मतलब अगर ये ऊपर जाएगा तो मालूम है कि दूसरा नीचे आएगा, कुछ पैसा वहां भी लगा के रखता है ताकि आपस में बैलेंस होते रहे। ये अमेरिका क्या हेजिंग पॉलिसी कर रहा है? यहां वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और आपने जो एनालिसिस दिया उसके हिसाब से उसको भारत भी चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए। इसको एक स्ट्रेटजी, आपने जो वर्ड लिया हेजिंग, हम डॉलर्स की भी हेजिंग करते हैं। ऐसे आज की कोई वैल्यू है, आप ये कह सकते हैं मेरे पास ये डॉलर आएगा, आज की वैल्यू पर ही मुझे 30 दिन बाद भी दीजिएगा, चाहे कोई वेरिएशन हो। तो ये इसमें एक रिस्क, अटेंडेंट रिस्क होता है। तो हेजिंग आपने ठीक बताई, लेकिन अमेरिका क्या करता है? अमेरिका के आपको पता है 80 देशों में 750 बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस।
80 देशों में, और वो दूसरों के थ्रू ही अपना काम चलाता है, इन्फ्लुएंस करता है। अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस ये होती है कि आप उनका सामान खरीदते रहिए, इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी को बीट आउट नहीं करिए। द ओनली थिंग विच हैज हैपेंड ट्रंप के आने के बाद, ट्रंप ने इस बात को खुल्लम खुल्ला कहना शुरू कर दिया। ट्रंप ने वही चीज बहुत खुल के कहनी शुरू कर दी, टैक्स एंड टैरिफ इसके नाम पे आ गया। लेकिन इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी आजकल माना जाता है, फ्यूचर वॉर्स में बहुत सारे मिलिट्री स्कूल्स में पढ़ाया जाता है कि नोबडी वांट्स योर टेरिटरी एंड योर पीपल बिकॉज दे लुक आफ्टर देम, दे वांट योर इकोनॉमी लिंक टू अस। तो इन्फ्लुएंस कर सकें उसके लिए उनको पाकिस्तान भी चाहिए। अब अमेरिका को भी पाकिस्तान चाहिए, चाइना को भी पाकिस्तान चाहिए, अमेरिका को भी बांग्लादेश चाहिए, चाइना को भी बांग्लादेश चाहिए। अमेरिका को चाहिए क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए अपने पावर प्रोजेक्शन के लिए, हम चाहिए इंडो पैसिफिक के लिए। लेट मी ब्रिंग इट सिंपल, लेट मी मेक इट सिंपल। सो बेसिक आइडिया इज कि हमें इस नीति और नियत के साथ लड़ते ही रहना पड़ेगा और उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकेंगे। ये भी आपकी एक गिवन सिचुएशन है। अच्छा, हम लोग आज एक अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ।